नमस्कार, चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और देश के 21 राज्यों की लगभग 102 सीटों का नामांकन जो है वो प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून, ये 44 दिन जो हैं ये लोकतंत्र के लिए बेहद खास होने वाले हैं। भविष्य का भारत कैसा होगा, भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, इसके लिए ये 44 दिन बेहद ही महत्वपूर्ण। और इसीलिए दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें चाहे उत्तर भारत के राज्यों की बात करें, हर एक सीट पर सभी सियासी दलों की बड़ी नजर है। लेकिन जब हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में एक बड़ा राज्य आता है उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 लोकसभा सीटें, और इसीलिए हर सियासी दल चाहता है कि उत्तर प्रदेश में उसका जो प्रदर्शन है, उसके जो कहा जा सकता है कि जनाधार है, वो बढ़े, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। और इसीलिए चुनावी चौपाल पर आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत, सबसे पहला सवाल हमारा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है प्रभु राम के नाम पर वोट मांगेगी या फिर अपने जो पिछले 7 सालों के 2014 के बाद की बात करें, अपने काम पे वोट मांगेगी? देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में कोई भी सरकार चलाए, कोई पार्टी हो, मुझे लगता है कि हम सब लोग अपने काम के आधार पर ही वोट मांगेंगे। और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हम लोगों को लगातार मिल रहा है। जो 500 साल से समस्या चली आ रही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने मिलकर इस समस्या का समाधान किया है और इसको लेकर पूरे देश में बहुत ही अच्छा वातावरण बना हुआ है। तो हम जो जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई, इन्हीं को फोकस करते हुए आगे चुनाव में बढ़ेंगे। आपने प्रधानमंत्री जी का जिक्र किया, 400 का उन्होंने बड़ा नारा दिया कि अब की बार 400 के पार। लेकिन 400 के लिए क्या आपको लगता है कि उत्तर भारत के राज्यों के साथ साथ दक्षिण भारत के राज्य भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? और इसीलिए लगातार दक्षिण भारत के 5 राज्यों में प्रधानमंत्री दौरा भी कर रहे हैं। ऐसा है कि दक्षिण भारत में अगर आप देखें तो पिछली बार कर्नाटक में 28 में से 25 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर कोई संभावना नहीं है, और इससे पहले कभी इतना अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा। लेकिन 2019 के चुनाव में वहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। आगे इस चुनाव में हमें उम्मीद है कि हम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत सभी, कर्नाटका में, इन सभी दक्षिण भारत के राज्यों में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। क्या भारत की छवि भी बदली है? जो एक भारत की पहले कभी तस्वीर हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, 2014 के बाद से बात करें, तो क्या आपको लगता है तस्वीर भी बदली, छवि भी, एक इमेज भी बदली है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की राजनीतिक परिदृश्य को, पैराडाइम को चेंज किया है। हाँ, अगर आप कहें सच माने में, हम सभी नेताओं की भी इज्जत बढ़ाने का काम किया। इससे पहले आप देखें 2014 से पहले नेताओं की समाज में क्या इज्जत रह गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से काम किए उसके कारण उनका तो सम्मान बढ़ा ही बढ़ा। हम सभी नेताओं का, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबका सम्मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें कि किस तरीके से G20 की समिट को उन्होंने आयोजित किया, और आप किस तरीके से जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाते हैं, वो दृश्य आप सोचिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे आगे आगे सिंह के चाल की तरह आगे बढ़ रहे हैं, और उनके पीछे पीछे अमेरिका और समेत सभी, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो वैसा ऐसा अद्भुत जो चित्र है, वो मुझे लगता है कि हमको देखने के लिए सदियां बीत गईं। आज वो चित्र हमने देखा है, और आगे आने वाले समय में इससे भी अच्छे चित्र मुझे लगता है कि हमारे भारतवर्ष के नागरिकों को देखने को मिलेंगे। इस बार के चुनाव में भी सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का होगा, और उसी चेहरे पे पूरा इलेक्शन होगा। स्वाभाविक तौर पे, मतलब उनसे बढ़कर ये हमारा परम सौभाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्वकर्ता आज हमको मिला है, और एक तपे तपाए कार्यकर्ता जिसकी अपनी राजनीतिक या सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी। एक अति सामान्य, पिछड़े और वंचित वर्ग से आने वाला व्यक्ति शून्य से शिखर पर कहाँ से कहाँ पर पहुँच रहा है, और इसीलिए उनको दर्द है। गरीबों के लिए दर्द, जिसको कभी कोई परेशानी नहीं जिसने भुगती होगी,
जिसके पाँव न फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो गरीबों के लिए जो दर्द है, जो उनके लिए भावनात्मक लगाव है, वो किसी और के पास नहीं हो सकता। और इसको विपक्ष पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहा है। विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से नीतियों को अंजाम देने का काम किया है। क्या आपको लगता है कि सियासत करने का तरीका भी बदला है? और खासतौर से अगर प्रधानमंत्री की बात करें, वो बीडीसी कार्यकर्ता से भी संवाद करते हैं, वो प्रधानों से भी संवाद करते हैं, तो क्या आपको लगता है राजनीति करने का एक तरीका बदला है अब? और खासतौर से योजनाओं की गारंटी की बात अगर करें हम, तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी एक संवाद सीधा करके उनके कठिनाइयों को जानना चाहते हैं, और जो योजनाएं चला रहे हैं उनको तक क्या लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है उसको वेरीफाई करते हैं। तो वो आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो तो एक है, इससे पहले वो काफ़ी एक्सरसाइज होती है, तो उससे पूरा मशीनरी अपडेटेड रहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पता नहीं किस योजना के बारे में कहाँ से किससे पूछ देंगे, तो वो व्यक्ति क्या बता देगा। तो इसलिए वो उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी अच्छी तरीके से हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने जनधन खातों में 34 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से गरीबों के खातों में भेजने का काम किया। अब आप कल्पना करिए, अगर यही कांग्रेस की सरकार होती, जो उनके एक प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा बिचौलिए खा जाते हैं, तो यानी 27-28 लाख करोड़ रुपया बिचौलिए खा जाते और गरीबों को मुश्किल 5-7 लाख 6 लाख रुपया मिलते। तो ये परिवर्तन कितना बड़ा है, गरीबों को सीधे उसका लाभ मिल रहा है और इसके कारण गरीब मजबूत हो रहा है, और इसकी वजह से ही गरीबों को का आशीर्वाद मोदी जी को मिल रहा है। मुफ्त में राशन, घर पक्का मकान, बिजली का कनेक्शन, पीएम किसान सम्मान निधि, तो इस तरीके से आयुष्मान कार्ड, इतनी दुनिया भर की योजनाओं का लाभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और पूरा भरपूर आशीर्वाद पूरे देश की जनता का। आपने कांग्रेस का जिक्र किया है, कांग्रेस के हम चाहे राहुल गांधी की बात करें या फिर लगातार जो विवादित बोल रहे हैं, वो भी अब चुनाव की शुरुआत हो गई और लगातार बढ़ते भी जा रहे। संजय राउत ने भी प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया। क्या पता विपक्ष की एक घबराहट है या इंडी गठबंधन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही टारगेट करता है? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दाहीन है, दिशाहीन है, और उसको ये समझ में नहीं आता कि हम कैसे इसका रास्ता समाधान करें। अगर वो किसी तरफ से बढ़ने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि ये बैरियर है। कभी उन्होंने प्रधानमंत्री जी को ये मौत का सौदागर कहा, कभी उनको नीच कहा गया, कभी उनको चाय वाला कहा गया, तो कभी चौकीदार चोर कहा गया, तो अभी परिवार नहीं, ऐसा बात कही गई। तो इस तरीके से विपक्ष ने लगातार किसी न किसी तरीके से उन पे हमले किए हैं, और उन सभी हमलों का माकूल जवाब देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो भी मतलब एक तरीके से दांव उनका उल्टा ही पड़ जाता है। और जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, तो आप देखिए कि मणिपुर से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। मणिपुर से यात्रा शुरू करते हुए वेस्ट बंगाल में जब राहुल गांधी जी आए तो ममता जी इंडी गठबंधन से बाहर किनारा कर लिया। जब बिहार में घुसे तो नीतीश कुमार से किनारा हो गया। जब उत्तर प्रदेश में घुसे तो फिर यहाँ हलचल मच गई कि क्या होगा, और करते करते रालोद उनसे अलग ही हो गया। इसके बाद फिर आगे जब बढ़े तब तक वहाँ पर उनके अशोक चौहान बड़े नेता महाराष्ट्र में, वो भी उनसे ही अलग होके चले गए। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ इनके चरण पड़ते चले जा रहे थे, वहाँ वहाँ कांग्रेस और साफ होती चली जा रही। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल वातावरण बनाने का काम राहुल गांधी जी स्वयं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, ये बीजेपी के लिए चुनौती है? देखिए, ऐसा है कि ये उन्होंने फार्मूला 2017 में अपना चुके हैं और पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उस समय यही कांग्रेस पार्टी, यही राहुल गांधी, यही समाजवादी पार्टी, यही अखिलेश यादव जी, 2 लड़कों की जोड़ी उस समय भी बनी थी, और ये लग रहा था कि पता नहीं पूरा प्रदेश जीत जाएंगे। और करते करते हश्र क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 325 सीट पाई और समाजवादी पार्टी 47 सीट में सिमट गई, और कांग्रेस तो 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकी। तो फिर से वही
उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो क्या लगातार जो बिखराव हो रहा है, चाहे मनोज पांडे की बात करें, पल्लवी पटेल के तेवर की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, ये अपना परिवार बचा पाने में बड़ी इनको जद्दोजहद करनी पड़ रही है? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई गठबंधन हो, सहयोगी हो, अगर आप उसके साथ चीटिंग करेंगे, आप धोखा देंगे, तो आज नहीं तो कल वो गठबंधन टूटेगा ही। अगर किसी के साथ कोई कमिटमेंट हो जाता है तो उस कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। लोगों को लगता है कि देखो, राजनीतिक पार्टी में राजनीतिक व्यक्ति, हम किसी से लिखा पढ़ी में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम जुबानी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको उतनी ही प्राथमिकता देते हैं कि जो लिखा पढ़ी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बल्कि उससे ज़्यादा। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी या माननीय योगी जी अगर किसी से कुछ बात कहते हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर किसी से बात कुछ कहते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं से हो या किसी राजनीतिक दल या सहयोगी दल के साथ हो, अगर किसी से हमने कुछ कमिटमेंट किया है तो उसका पूरा करने का भरसक 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 प्रयास करते हैं। कभी कभी चाहने पर भी नहीं हो पाता, लेकिन सामने वाले को समझ में तो आता है कि इसने देखिए पूरा प्रयास किया, और जब समय आता तो उसका पूरा भी हो जाता है। लेकिन आप सोचें कि परिस्थिति नहीं, गोल मोल घुमा दें तो आदमी कहे कि भाई ये तो धोखा हुआ है। तो धोखा, विश्वासघात देना उनका शगल बन गया है, और ये धोखा ही विश्वासघात के कारण उनसे कोई जो कह रहे हैं कि करीब जाना अब पसंद नहीं करता है, और वो बहुत लोगों को ठग चुके हैं, छल चुके हैं। जनता को छला ठगा तो ही है, बड़े बड़े नेताओं और दलों को भी इन्होंने ठगने का और छल करने का काम किया है। अगर सहकारिता की बात करें, आपके विभाग की बात करें, आप ऐसे विभाग के मंत्री हैं जो पहले से हमेशा से विवादों में रहा है, भ्रष्टाचार रहा है, चुनाव के लिए ही जाना जाता रहा है कि सिर्फ जिला उसके सहकारिता के चुनाव ही होते थे। क्या अब उत्तर प्रदेश में सहकारिता को लेकर संभावना है? क्योंकि सहकारिता की जब भी बात आती है तो दो तीन राज्यों के नाम आते हैं, महाराष्ट्र का नाम आता है, गुजरात का नाम आता है, जहाँ बहुत बड़ा बदलाव किया है। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी संभावना है सहकारिता को लेकर? देखिए, ऐसा है कि जब मैंने इस विभाग को संभाला उस समय बड़ी बड़ी चुनौतियां हमारे समक्ष खड़ी हुई थी। सबसे बड़ी चुनौती जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में मुझको कहा कि इस समस्या का समाधान करना, तो उस समस्या का समाधान है कि उत्तर प्रदेश की कुल 16 जिला सहकारी बैंक हैं, उस कुल 50 जिला सहकारी बैंक हैं, उसमें से 16 जिला सहकारी बैंक डूबी हुई थी, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस निरस्त करके उनको परिसमाप्त करने की घोषणा कर दी थी। उनका लाइसेंस बहाल करके और उनको बैंकों को पुनर्जीवित करके, जो खातेदार हैं उनका पैसा देके, इन 16 बैंकों में लगभग 20 लाख खातेदार थे, इनका पैसा बैंकों में जमा था। तो उन 20 लाख खातेदारों के परिवारों का आप कल्पना करिए कि कितना बड़ा एक वर्ग था, तो कि उतने परिवार पीड़ित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इसका समाधान करिए। लोग बार बार, मैं जनता दरबार में जहां मैं जाता हूं वहां पर पर्ची लेके, एप्लीकेशन लेके आ जाते हैं कि बैंक में मेरा 5 लाख जमा है, 2 लाख जमा है, बेटे की शादी करनी, बेटी की शादी करनी है, हमारा पैसा निकलवा दीजिए, या इलाज कराना है पत्नी का या माता जी का, उसके लिए पैसा निकलवा दीजिए। तो वो समस्या को दूर करने का काम इस बार इस सरकार में हुआ है। हमने सभी जो 16 जिला सहकारी बैंक को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराकर सभी खातेदारों को ऑन डिमांड पैसा देने का काम किया है। आज आपको जानकर भी आश्चर्य होगा कि उन 16 जिला सहकारी बैंकों को जिनको बंद कर दिया गया था, साल भर के भीतर ऐसी 16 जिला सहकारी बैंकों में से 11 जिला सहकारी बैंक प्रॉफिट में आ गए। तो पूरी तरीके से अपनी गतिशीलता के साथ काम कर रही। आगे आने वाले समय में ईश्वर की कृपा से मुझे लगता है कि ये सभी हमारी 16 की 16 जिला सहकारी बैंक 31 मार्च 2024 को जब बैलेंस शीट बनेगी तो सभी प्रॉफिट में आएंगी और सहकारिता की एक अच्छी गति मिलेगी। अगर हम आधी आबादी की बात करें, खासतौर से सहकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि जब हम सहकार से समृद्धि की बात करते हैं तो आधी आबादी कहाँ अपने आप को खड़ी पाती है इस कोऑपरेटिव सेक्टर में, सहकारिता सेक्टर में उत्तर प्रदेश में? अभी हमने सदस्यता अभियान चलाया जी, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। मुझको भरोसा नहीं था कि सदस्यता लेने के लिए लोग आएंगे भी, और लोग अपने अंशधन या शेयर इसके खरीदेंगे, लेंगे। लेकिन 1 महीने के भीतर 1 सितंबर से 3 सितंबर तक 30 लाख नए लोग
उस प्रदेश में सहकारिता से जुड़े और नए सदस्य बने। यानी 1 लाख सदस्य प्रतिदिन बने और 70 करोड़ रुपया शेयर कैपिटल के रूप में हमारा इकट्ठा हुआ, जिसके कारण हमारी बैंकों की जो शेयर की दिक्कत रहती थी वो दिक्कत। सर, जब भी सहकारिता की हम बात करते हैं तो महिलाएं जो आधी आबादी है वो इस कोऑपरेटिव सेक्टर में अपने आप को कहाँ खड़ा पाती है, खासतौर से जब हम उत्तर प्रदेश की बात करें? आपको बताना चाहूँगा कि हमने अभी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2023 में एक महासदस्यता अभियान चलाया जी। इस सदस्यता अभियान में प्रतिदिन 1 लाख यानी महीने भर के भीतर 30 लाख नए सदस्य बने और 30 लाख सदस्य नहीं बने, 70 करोड़ रुपया शेयर कैपिटल के रूप में हमने इकट्ठा किया। जहां सदस्य बनने के लिए लोगों को 21 रुपया देना मुश्किल था, वहां लोगों ने लाइन लगाकर 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 इस तरीके से शेयर खरीदे और उसके कारण हमारी बैंकों की भी स्थिति अच्छी हुई। उसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं और बहनें भी सदस्य बनी और उसमें हमने इस तरीके से जो अन्य प्रोफेशनल लेबर हैं, मजदूर हैं, जो भूमिहीन हैं, उन लोगों को भी इस सदस्यता अभियान में जोड़ने का काम किया। आगे हमारी योजना है कि जो हमारी दुग्ध समितियां हैं उनके माध्यम से हम महिला के समूह को ज़्यादा और जोड़ेंगे ताकि हम इसको और व्यापक स्वरूप सहकारिता को दे सकें। क्या गुजरात मॉडल की अगर बात करें सहकारिता के क्षेत्र की, या महाराष्ट्र मॉडल की बात करें, वो यहाँ पर संभव है या फिर आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, आपने दुग्ध का अभी दुग्ध डेयरी, गुजरात या महाराष्ट्र से बेहतर परिस्थितियां यहाँ पर हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सहकारिता विभाग को लूट और भ्रष्टाचार, गबन और घोटालों का अड्डा एक बना दिया। बिल्कुल। कभी भर्ती का घोटाला होता था, कभी लूट होती थी, कभी भ्रष्टाचार, कभी घोटाला, गबन, ये सब एक उसमें सहकारिता का पर्याय बन गए थे। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जीरो टॉलरेंस करप्शन पे उन्होंने किया है, धीरे 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 आते लोगों की सुधरी हैं। अब कहीं इस प्रकार की दिक्कत नहीं रह गई है, लेकिन जो पुरानी दिक्कतें थीं उनको हम धीरे 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 मेकअप कर रहे हैं। और सहकारिता विभाग में हम कहते हैं कि यहाँ पर गड्ढे नहीं थे, यहाँ पूर्व की सरकारों में खाइयाँ खोद के चले गए। इन खाइयों को पाटते पाटते बहुत समय लग रहा है और ये जैसे ही ये पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि गुजरात या महाराष्ट्र या अन्य किसी प्रदेश से बेहतर यहाँ सहकारिता होगी। मैं इतना अवश्य आज के दिन पर आपको कहना चाहता हूँ कि इन 5 सालों में जो हमको मिले हैं, इसमें देश में 5 जो अच्छे सहकारिता के राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश अवश्य होगा। मेरी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो, लेकिन नंबर 1 पर नहीं अगर हो पाया, नंबर 2, 3 या 5 में अवश्य होगा। ये हम आपको भरोसा देते हैं। कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सहकारिता एक बड़ा सेक्टर उभर कर सामने आएगा, अर्थव्यवस्था को लेकर, बढ़ाने को लेकर, रोजगार को लेकर और महिलाओं को भी सशक्त करने को लेकर। बिल्कुल। देखिए, सहकारिता एक ऐसा है जिसमें छोटी छोटी पूंजी लगाकर लोग बड़ी पूंजी इकट्ठा करते हैं, तो इसमें लोगों के जुड़ने की बहुत संभावना रहती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की बहुत गुंजाइश रहती है। आज हमारे पास लगभग 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदेश में देने की क्षमता है अभी नए, वो हम उस पर काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे ही ये सूचना खत्म होगी वैसे ही हम लगभग 4 से 5,000 नियुक्तियाँ 3-4 महीने के भीतर इसको करेंगे और उसके बाद हम इसको धीरे धीरे साल भर के भीतर ये 20-25 हज़ार नौजवान नवयुवतियाँ जो हमारी बहनें हैं उनको इसमें समायोजित करके सहकारिता को एक और व्यापक स्वरूप देने का प्रयास करेंगे। और अर्थव्यवस्था की जहाँ तक बात जी, ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी या देश की $5 ट्रिलियन, सहकारिता के बिना इस लक्ष्य को हम पूरा ही नहीं कर सकते, इसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन सहकारिता ने अगर साथ दे दिया तो इस लक्ष्य को हम बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में तो किसानों का बहुत साथ मिल रहा है और कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहाँ पर सहकारिता के अनंत संभावनाएं हैं। एक बार हम फिर राजनीति से जुड़ा सवाल आपसे जरूर करना चाहेंगे। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सामान्य नागरिक संहिता लागू करेगी? उत्तराखंड ने तो लागू कर दिया, लेकिन जो यूसीसी की बात होती है, क्या वो भाजपा उत्तर प्रदेश में लाएगी? ड्राफ्ट भी तैयार है। देखिए, ऐसा है कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में धारा 370, प्रभु श्री राम का राम मंदिर और समान नागरिक आचार संहिता,
ये 3 प्रमुख मुद्दे सदैव रहे। तो उन मुद्दों पर धीरे धीरे सने कार्रवाई हो गई और मुझे लगता है कि इस सरकार में हमने उन 2 बड़े मुद्दों को समाप्त करके और साथ साथ में सीए, ट्रिपल तलाक, इनको भी हमने इंक्लूड किया है। तो बहुत सी समस्याओं का देश की समाधान करने का काम किया है। आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से इस पर पूरा विचार मंथन होगा, पूरा विमर्श किया जाएगा, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। अगर कोई बात कहने जाए तो अपनी बात को व्यक्ति कह ले, तो उसकी क्या उसको अंदेशा है, क्या उसको शंका है, क्या वो सोच रहा है। जैसे अभी सीए पर भी बहुत लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की नागरिकता चली जाएगी। भाई बार बार ये कहा जा रहा है कि किसी की नागरिकता इसमें नहीं जाने वाली, और नागरिकता इस देश के किसी नागरिक को कोई ले भी नहीं सकता। जब तक ये देश रहेगा, कोई नागरिक यहाँ का है तो वो बना रहेगा। लेकिन हम जो प्रताड़ित होकर दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं जी, जो 1947 से लेकर 1950 के बीच में ही जिनका समाधान हो जाना चाहिए, उन समस्याओं को हम अभी तक चला रहे हैं। ये तो बात महात्मा गांधी जी ने कहा। अभी जो व्यक्ति जहाँ पर है वो वहीं पर रुक जाए, और जब सामान्य स्थिति होगी वो अगर इधर का कोई व्यक्ति उधर जाना चाहे या उधर का कोई व्यक्ति इधर आना चाहे तो उसको हम सहज रूप से स्वीकार करेंगे, उसको नागरिकता दी जाएगी। उस काम को आज माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी पूरा कर रहे हैं, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कही थी। अगर पिछले 10 साल देखे जाए, पिछले 2014 के बाद, क्या ये देश है बड़े फैसलों का देश माना जाएगा? क्योंकि कई बड़े फैसले पिछले 10 सालों में, शायद 370 का आपने जिक्र किया, आपने सीए का जिक्र किया, यूसीसी की अगर हम बात करें, क्या बड़े फैसलों की पिछले 10 साल माने जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि आप 2019 में आप देखें कि एक साथ चाहे सीए का हो, ट्रिपल तलाक को हो, प्रभु श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर, राम मंदिर बनने का फैसला हो, ये सब बड़े बड़े फैसले इस समय लिए गए 2019 के बाद। और 2024 के बाद जो चीज़ें बची हुई थी उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो भी एक बड़ा विषय है, और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसको जरूर टेकअप करेंगे। और उसी प्रकार से यूसीसी है, इसको भी मुझे लगता है कि वो टेकअप करना चाहिए, और वो माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर जरूर विचार करेंगे कि किस तरीके से हमको इन मुद्दों पर आगे चलना है। लेकिन उसके लिए वो पूरा हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, हम जनता को पूरा समय देते हैं कि क्या विचार विमर्श होना चाहिए। जैसे सीए का लागू करने में हमें कुछ 4.5 साल लग गए, पूरी प्रक्रिया पूरी, लेकिन कहीं ये नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे सुना नहीं गया। लेकिन अगर कहीं कोई बात आती है, किसी को कोई शंका तो उसका समाधान करने की कोशिश की जाती है। लेकिन देश हित में जो भी बड़े से बड़े फैसले लेने समय, अभी हमने 2017 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से ठीक पहले नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया माननीय प्रधानमंत्री जी। तमाम लोग कह रहे थे ये तो बड़ा फंसा लिया, उत्तर प्रदेश में तो सरकार बन रही थी, लेकिन अब ये मामला फंस गया। लेकिन जनता का ऐसा आशीर्वाद मिला कि वो हम 325 जीत गए। एक आखिरी सवाल, आपने एक देश एक चुनाव का जिक्र किया, क्या ये समय की मांग है? जिस तरीके से भारत बदल रहा है, जिस तरीके से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया के लगभग 2 दर्जन से देश ऐसे जहां पर एक देश एक चुनाव का ही कॉन्सेप्ट है। 1950 के 52 के बाद 1967 तक यहाँ भी लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे, तो नया नहीं, पर क्या ये अब समय की मांग है? देखिए, ऐसा है कि हमको काम करने के लिए समय चाहिए। एक गति रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। अभी लोकसभा का चुनाव देखिए, लगभग 3 महीने का कालखंड में कोई काम नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार कोई विधानसभा चुनाव होता तो भी 2.5-3 महीने, कभी कभी तो 6 महीने तक, जिला पंचायत। हाँ, और उसके बाद स्थानीय निकाय के जिला पंचायत का है, ब्लॉक प्रमुख है, और मेयर का, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष, ये सब जब चुनाव होते तो इसमें बहुत समय हमारा लगता है, हमारे विकास के कार्य बाधित होते हैं। तो मुझे लगता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के दिशा में हम आगे बढ़ते हुए पूरा विमर्श के साथ, अभी जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उस रिपोर्ट के बाद फिर जनता से भी और ज़्यादा चीज़ें आएंगी, मीडिया के लोग भी विमर्श करेंगे कि किस तरीके से है, और मैं तो उसका पक्षधर हूँ कि जल्दी से जल्दी 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रारूप आना चाहिए, और इसके लिए हमारी व्यवस्था में जो भी परिवर्तन की आवश्यकता हो वो परिवर्तन भी करना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा हमको इस तरीके से करना चाहिए किसी को कोई कठिनाई ना हो। आज कुछ लोग आरोप लगाते हैं ईवीएम के ऊपर,
जबकि हर तरीके से ईवीएम पूरी तरीके से फुल प्रूफ है कि कहीं कोई गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं, लेकिन फिर भी लगातार इस बार पहली बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त जी ने कोई बात उसके सख्त संदेश देने का काम किया है। इससे पहले मैं भी कई बार मीटिंगों में गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त से, इससे पहले मैं 2 बार इंटरेक्ट हुआ, तो उनसे मैंने कहा कि आपको अपने ईवीएम को लेकर विपक्ष लगातार हमले करता रहता है, तो इसमें आयोग को भी कोई बात अपनी सख्ती से भी कहनी चाहिए हाँ। कि भाई आप आ रहे हो, सब कुछ टेस्ट हो चुका है, फिर इस बात को फिर से क्यों आप उठा रहे हो। इस बार मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं भारत निर्वाचन आयोग को, जो उन्होंने इतनी सही ढंग से विपक्ष को एक करारा जवाब देने का काम किया। एक लास्ट कमेंट, चुनाव को लेकर मतदाता जो है वो बूथ तक पहुंचे, क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी मत प्रतिशत भारत का बहुत कम है। बहुत प्रयास करने के बाद चुनाव आयोग भी प्रयास करता है, सरकारें भी प्रयास करती रहती, लेकिन उसके बाद भी अभी भी मत प्रतिशत बेहद कम। देखिए, मतदान के लिए थोड़ा सा एक नागरिकों में इसलिए एक वैसा भाव रहता था, उदासीन रहता था मतदाता, क्योंकि वो इस भाव में चला गया था, कौन रब हो हमें कहानी हाँ। या हमारे चाहने से क्या होने वाला है, हमारे एक वोट से कुछ परिवर्तन नहीं होने। अब उसको ये लग रहा है कि उसके वोट से परिवर्तन हो रहा है, तो धीरे धीरे मत प्रतिशत बढ़ रहा है और मतदाता निकलकर बाहर आ रहा है। और धीरे धीरे पिछले आप 3-4 चुनाव में देखें, हर चुनाव में कुछ न कुछ 2019 में तो रिकॉर्ड टूटा है 67%। वही बता रहे, कुछ मत प्रतिशत बढ़ा है और इस चुनाव में हम निश्चित रूप से इससे भी कहीं आगे जाएंगे। उसको लेकर हम पार्टी की ओर से भी अपने कार्यकर्ताओं को लगातार लगा रहे हैं कि मत प्रतिशत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का काम करें। और अभी थोड़ा सा मत प्रतिशत इसलिए भी कम दिखाई पड़ता है कि डुप्लीकेसी भी बहुत हो गई थी, तो इस बार आयोग ने भी उस पर अच्छा होमवर्क किया है और बहुत से मतदाताओं के नाम जो 2-2, 3-3, 4-4 जगह थे, उन नामों को डिलीट करने का भी काम आयोग ने संभवतः किया है। तो लिस्ट अच्छी बनी है, तो उसके आधार पर हो सकता है कि इस बार मत प्रतिशत काफ़ी अच्छा आपको दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपी राठौर का साफ कहना है कि आप घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि हर एक वोट जरूरी है। हम जब देश के विकास की बात करते हैं, बदलते हुए भारत की बात करते हैं, भविष्य का भारत कैसा होगा वो आपके मतदान पर निर्भर है। नमस्कार।